नेक्स्ट वीक से EMI चालू होगा। आज की डेट में 26/8 इलेक्शन होगा 37। कल जो कुछ क्वांटिटी सुनने पड़ी थी, तुमने पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन फील्ड H, मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों को रिलेट करने वाली क्वांटिटी परमिटिविटी म्यू, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन M, और M को ऐसे रिलेट करने के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी I। तो लास्ट में रिलेशन डिराइव कर रहे हैं हम म्यू और काई के बीच। तो कंप्लीट नहीं किया था, इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। रिलेशन बिटवीन म्यू और एंड काई। मुझे एक्सप्रेशन में डायरेक्टली कहा था H इक्वल टू B अपॉन म्यू 0 माइनस M। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मिलेगा कि किसी स्पेसिमेन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सॉलिड है, हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया था, तो सॉलिड मान लो एयर कोल्ड है, अब इसमें हवा है B इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स H। ये H जो होगा वो सॉलिड में फ्लो होने वाली करंट की वजह से होगा। और मान लो सॉलिड में तुमने क्या किया, आयरन कोर इंसर्ट कर दी, लोहे की कील। तो जो लोहे की कील या आयरन कोर इंसर्ट की है उसमें इटसेल्फ क्या डेवलप हो जाएंगे, एटॉमिक डाइपोल्स। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, उसकी कुछ इक्विवेलेंट करंट होगी और उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा दैट इज M। तो अगर मैं यहाँ से H की वैल्यू निकालूंगा, H की वैल्यू निकालेंगे तो B अपॉन म्यू 0 माइनस M ये आ जाएगा। यहाँ से भी एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें तो म्यू आर और काई के बीच रिलेशन निकालना है, तो तुम ये लिख सकते हो B नो दैट और B upon म्यू 0 इक्वल टू H प्लस M और B upon म्यू 0 H इक्वल टू 1 प्लस M upon H। हमें पता है M upon H is nothing but काई। हमें ये भी पता है B upon H B1 so we get B1 upon म्यू 0 1 plus काई और म्यू r इक्वल टू तो ये रिलेशन होता है। और इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा काई से ज्यादा होगी, एक ज्यादा हो ग्रेटर देन 40। काई जो है वो नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, क्योंकि वो अपोजिटली मैग्नेटाइज हो जाता है। काई पॉजिटिव होता है पर स्मॉल होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। वो काई की वैल्यू जो है थाउजेंड्स में होती है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है, वो तुम्हें आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में तुम्हें लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन लिखोगे find the percentage change. Find the percentage change in magnetic field. Find the percentage change in magnetic field
of a given solenoid, एक solenoid तुम्हें दी गई है of a given solenoid when we insert a core of material, when we insert a core of material for which chi m equal to 2.1 into 10 की पावर -3। तो हमने क्या किया, उस सॉल्वेंट के अंदर एक जो कोर इंसर्ट किए उसके मटेरियल के लिए काई की वैल्यू, क्या काई नेगेटिव है? नहीं है। स्मॉल है कि लार्ज है? स्मॉल है। तो डेफिनेटली वो जो सब्सटेंस हमने लगाया वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पता करो कितना होगा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम रेफरेंस लेते हैं इनिशियल वैल्यू को, हाँ कितना 0.21%। लॉजिक ये है कि हम क्या करते हैं, दो तीन चीजें आनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए परसेंटेज चेंज निकाला कैसे जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा जब मैं कोड लगाऊंगा, बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड B डैश पुराना B, पुराने के रेफरेंस B के रिस्पेक्ट B डैश माइनस B अपॉन B इनटू 100%। ये मुझे कैलकुलेट करना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B डैश अपॉन B माइनस 1 इनटू 100%। अब अगर मैं वैल्यूज रखता हूँ तो मैं जानता हूँ कि कोर इंसर्ट करने के बाद B की वैल्यू हो जाएगी mu m यानी mu 0 into mu r, mu 0 mu r ni, जबकि पहले थी mu 0 ni minus 1 into 100%। mu 0 ni can cancel, तो क्या बचा mu r minus 1। mu r तो नहीं है हमारे पास, और हमें पता है mu r minus 1 is nothing but chi। मैं यहाँ पे chi की वैल्यू लिख सकता हूँ सीधे 2.1 into 10 की पावर -3 into 100%, that is 0.21%। तो अगर मैं कोर इंसर्ट करता हूं इस मटेरियल की सॉलिड के अंदर तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0.21% से इंक्रीज हो जाता है। ये लॉजिक। तो हमने काई को पढ़ लिया, इन क्वांटिटीज को पढ़ लिया। अब हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का, यानी पैरा, डाया एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता है, तुमसे बोलते हैं डिस्टिंग्विश करो पैरा, डाया, पैरो के बीच। तो तुम टेबल बनाते हो 3 कॉलम डाया, पैरा, पैरो, और उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उसमें मैं सेलेक्टेड कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, 4 या 5 पॉइंट लिखाऊंगा। उतना याद रखना काफी है और जनरल में पढ़ने की जरूरत। हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स 3 नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स 3 मार्क्स। तुम लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक बिहेवियर, जो भी सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक बिहेवियर, कॉमा द सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज, substances are categorized as dash लगाओ, first diamagnetic substances, diamagnetic
substances. इसमें डैश लगा के लिखोगे these are those substances. These are those substances, comma, which when placed in external B vector, which when placed in external magnetic field, comma, these are feebly repelled. These are feebly, F-E-E-B-L-Y, feebly and what is इसका मतलब होता है धीमे से, कमजोरी, मतलब बहुत धीरे से, कमजोर रूप से. These are feebly repelled. Full stop. Example इसके आने चाहिए. पहले हम लिखेंगे this property is called diamagnetism. This property is called diamagnetism. रिपेल होने की जो टेंडेंसी है इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? Diamagnetism. And such substances are. Example आने चाहिए तुमको. Such substances are. ये कौन से substances हैं? सबसे पहले जो तुम्हें एग्जांपल याद होना चाहिए मैं समझता हूँ रट गया होगा आपको सबको. बिस्मथ. सुपर कंडक्टर में मैंने एग्जांपल दिया था बिस्मथ का, और उसके बाद क्लास में 2 बार और रिपीट कराया बिस्मथ इज डायमैग्नेटिक में क्लास में नोट्स के दौरान बोल चुका हूँ. तो बिस्मथ जो है एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया है, तो तुम्हें क्लियरली आना चाहिए बिस्मथ इज डायमैग्नेटिक. इसके बाद जितने भी नोबल मेटल्स हैं, सोना, चांदी, तांबा और जिंक, ये सब क्या है? ऑल आर डायमैग्नेटिक. तो उनको लिख दोगे ऑरम, अर्जेंटम, जिंक, कॉपर, ऑल आर डायमैग्नेटिक. तुमसे पूछते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो डायमैग्नेटिक है और एटॉमिक हाइड्रोजन पैरामैग्नेटिक. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमैग्नेटिक की पहचान नहीं है. फिर ऐसी कौन सी गैसेस होती है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरोन, सब डायमैग्नेटिक नोबल गैसेस. पीने का पानी डायमैग्नेटिक है. खाने का नमक, शुद्ध नमक, NaCl कैसा है? डायमैग्नेटिक. H2O डायमैग्नेटिक है, NaCl डायमैग्नेटिक. तो ये हो गए कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अब इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे. जब एग्जाम में आएगा तो तुम क्या करोगे? कॉलम बनाकर लिखोगे. यहाँ पर इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, पहले डायमैग्नेटिक को पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को. फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं, कारण पढ़ेंगे. व्हाट इज द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक बिहेवियर. लिख सकते हो प्रॉपर्टीज. फर्स्ट पॉइंट, these have a tendency to shift from stronger to weaker part of the magnetic field. These have a tendency to shift from stronger to weaker part of magnetic field. जिधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां से इनकी टेंडेंसी होगी वीक पार्ट की तरफ जाने. सेकेंड पॉइंट, when a diamagnetic rod is freely suspended, when a diamagnetic rod is freely suspended in uniform magnetic field, in uniform B vector, then it
slowly becomes perpendicular to it. It slowly becomes perpendicular to it. तो जस्ट इमेजिन करो ये जो रॉड है ये बिस्मथ की है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसको हमने लटका रखा है फ्रीली। मैग्नेटिक फील्ड जो है उस ओर से इस ओर से, उस दीवार पे नॉर्थ, इस दीवार पे साउथ, इसको ऐसे लटका रखा है। तो इसका जो सिरा साउथ की तरफ है वहाँ साउथ इंड्यूस होगा, जो नॉर्थ की तरफ है वो वहाँ नॉर्थ इंड्यूस होगा। वो नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, वो साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा। धीरे से घूम कर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। इनर्शिया के कारण गई तो वापस लौट आएगी। क्यों? जैसे ही ये सिरा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ साउथ खत्म होकर नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा और नॉर्थ से वापस रिपेल होकर इधर आ जाएगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर रॉड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर हम बोलें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहता है, तो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। Next property, if a diamagnetic liquid, जैसे कि pure water, if a diamagnetic liquid is taken in a U tube, U आकार की नली है, U शेप की ट्यूब है, उसके अंदर diamagnetic liquid लिया। If diamagnetic liquid is taken in a U tube and we place a magnet, एक मैग्नेट को रखा हमने, we place a magnet nearby one of its arm, YouTube में दो आर्म है, एक के पास ले जाकर तुमने मैग्नेट को रखा nearby one of its arm, common then क्या प्रेडिक्शन है तुम्हारे? उसमें जो लेवल है लिक्विड का वो रिपेल होकर नीचे चल जाए, then level of liquid in that arm dips down, the level of liquid in that arm dips down. Next point. These remain unaffected from temperature changes. अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। These remain unaffected from temperature changes. अब इसमें हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं आगे, जिसको बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्यूरी ने एक लॉ दिया था, किसने? मैडम क्यूरी ने कि सर क्यूरी ने? पक्का? मैडम क्यूरी ज्यादा होशियार थी सर क्यूरी से। मैडम क्यूरी थी प्रोफेसर, सर क्यूरी उनके अंडर में काम करते थे। तो कंफर्म कर लेना, मैडम क्यूरी ने तो नहीं दिया। तो क्यूरी लॉ भी हमें पढ़ना है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस बताता है। तो टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म डिपेंड करता है, पैरामैग्नेटिक का भी करता है, पर डायमैग्नेटिक का नहीं करता। तो इसमें कंटिन्यू करोगे, लिखोगे दैट इज these do not obey Curie law, that is these do not obey Curie law, Curie law को obey नहीं करते। जो बच्चे लेट आ रहे हैं इनको शायद पता नहीं, टाइम 6:15 है, क्लास 6:15 शुरू हो जाती है। 4 पॉइंट हो गए, अब 1 पॉइंट और लिख लो, 5 बहुत है। 5वां पॉइंट, फॉर दीज chi subscript m, chi m is negative, chi m is negative, मतलब हम इनको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। chi m is negative, बहुत कम ही होती है वैल्यू तो, पर नेगेटिव होती है। अब जब chi m नेगेटिव होगा तो अभी भी रिलेशन देखा था हमने, 1 plus chi m equal to mu r, तो mu r कितना होगा? लेस देन 1, सो mu r लेस देन 1। एक टेबल बनी हुई है, शायद 13.5 अगर चैप्टर का नंबर 13, चैप्टर का नंबर क्या है, तो टेबल एनसीईआरटी से तुम्हें तैयार करनी है, उसमें काई और म्यू आर की वैल्यूज दी है। टॉप पर ही है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है, उस पे टॉप पर है। हाँ ये पेज नंबर 192, टेबल 5.2
5.3। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू आर लेस देन 1। इसका क्या मतलब है? हवा के लिए म्यू आर होता है 1 और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लेस देन 1। तो मैग्नेटिक लाइंस हवा की बजाय डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जाना प्रेफर करेंगी या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बजाय हवा से ऊपर जाना? हवा से ऊपर, क्योंकि परमेबिलिटी हवा की ज्यादा है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कम है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दूर हटकर हवा में से ऊपर जाना प्रेफर करती है। इस पे कई बार बोर्ड में क्वेश्चन बन चुका है। तुमको बोलते हैं कि ये बिस्मथ की रॉड है, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न प्रेडिक्ट करो। अगर यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो तुम प्रेडिक्ट करते हो ऐसे, दिस विल बी द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस। दूर हटना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कारण। ये जो बिहेवियर दिख रहा है वो ऐसा क्यों है? सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, रिपेल होने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं, उसका कारण समझें। 2 नंबर में कॉज पूछा था। सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। जनरली ये देखा जाता है, एक्सेप्शन को छोड़ दो तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस भी बहुत सारे फर्क पड़े। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा? पेयर में एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। तो वैसे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। अगर 0 है तो इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, ना इस पार्टी में ना उस पार्टी में। रिपेल क्यों होते हैं फिर, वो हमें समझना है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इनको न्यूट्रल रहना चाहिए था। और ये तो रिपेल होते हैं। तो रिपेल क्यों होते हैं? जैसे हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर में हैं उनमें से एक का स्पिन फास्ट होने लगता है, या हम यूं कह दें कि एक का स्पिन स्लो हो जाता है। दोनों में से एक बात कह सकते हैं। या तो समझने के लिए तो मान लो एक का स्पिन फास्ट हो जाता है, अब तुम बोलोगे फास्ट हो जाता है एनर्जी कहां से आई, तो ऐसे मान लो एक का स्पिन स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है तो एनर्जी अपोजिशन कहां से मिला? अपोजिशन मिला एक्सटर्नल फील्ड से। तो एक्सटर्नल फील्ड से इस पर इंपैक्ट ये आता है कि एक का स्पिन स्लो हो जाता है। जिसका स्पिन स्लो हो गया उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट एक का कम हो गया, एक का ज्यादा हो गया। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये एक्वायर कर लेता है, और वो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेता है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि एक्सटर्नल फील्ड अगर इधर लगा है तो ये उसके अगेंस्ट डेवलप होगा, उसके अपोजिशन में काम करेगा। तुम लिख सकते हो कॉज में the substances having paired electrons, the substances having paired electrons show diamagnetic behavior. Substances having paired electrons show diamagnetic behavior because the electrons in a pair have opposite spin. Electrons in a pair have opposite spin. So their magnetic moment get cancelled. Their magnetic moment get neutralized भी लिख सकते हो, cancelled भी लिख सकते हो। Thus, net dipole moment of a diamagnetic substance is 0. Net dipole moment. यार ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, कौन से सब्सटेंसेस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है? डायमैग्नेटिक का नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस 0। बट अब हम ये समझा रहे हैं कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों, रिपेल होने की टेंडेंसी क्यों है। बट when we place them inside external magnetic field, then one of the electrons in pair slow down.
तुम पूरी टेबल को हिला रहे हो, तुम एक काम करो, इस बेंच पे आ जाओ, इसमें हटा दो, तुम उठ के इस स्टूल पे चले जाओ, तुम उस बेंच पे चलो, क्योंकि जब तुम लिख रहे हो ना हिला रहे हो, पूरा हिल रहा है, रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो जाएगी। तुम में से बहुत सारे बच्चे लिखने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, फिर थक जाते हैं। कारण पेन बहुत हल्के हाथ से चलाने पर बढ़िया चलता है, नहीं तो ऐसा पेन लो जो हल्के हाथ से चलाने पर बढ़िया चलता है। अब वहां एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी एनर्जी मत लगाओ कि पेज पर जो तुम लिख रहे हो, जब तुम पेज पलटो तो दूसरी साइड लिखने की इच्छा ही नहीं करे, क्योंकि वो इतना गड़ जाएगा पीछे की साइड में। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से बच्चे करते हैं, वो पूरी टेबल हिलाएंगे जब लिखेंगे तो अगर पास में कोई बैठा तो बेचारा तो परेशानी हो जाता है, वो एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस उसमें लिखना पड़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सारी एनर्जी वहां लगा दें। एप्रोप्रिएट एनर्जी, बीइंग इंजीनियर बनना है तुमको, तो एनर्जी का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए, जितनी चाहिए उतनी लगाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। बोले नहीं हम तो जान फूंक देंगे, नहीं, अभी और भी काम करना है हमको, ठीक है। तो लिखने में जितनी एनर्जी चाहिए उतनी लगाओ, ज्यादा कंप्लीट करते हैं स्टेटमेंट। तुमने लिखा one of the electron gets slowed down and thus the substance acquire in that magnetic moment, substance acquired in that magnetic moment in opposition to external magnetic field, in opposition to external magnetic field। तो ये इस बात का एक्सप्लेनेशन है कि इनमें रिपेलिंग टेंडेंसी क्यों होती है। नेक्स्ट सेकेंड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसमें डैश लगा के लिखोगे। These are those substances which when placed in external B vector symmetry जैसे पहले लिखा था, which when placed in external magnetic field get feebly attracted in its direction, feebly attracted in its direction। तो ये जो बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म एंड such substances are एग्जाम्पल तैयार करने तुमको। कौन कौन से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होते हैं? एक तो एल्यूमिनियम, जैसे इधर बिस्मथ याद रखना है, वैसे पैरामैग्नेटिक में तुमको एल्यूमिनियम याद रखना है, एल्यूमिनियम। फिर तुम्हें याद रखना है सॉल्ट्स ऑफ फेरस एंड निकल। एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर, एक होता है सॉल्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ सॉल्ट्स ऑफ फेरस एंड निकल। बोलो सॉल्ट्स ऑफ फेरस एंड निकल। और कौन से सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होते हैं? ज्यादातर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, these are पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ये जो पढ़ रहे हो तुम, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बस केमिस्ट्री में कौन आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक कौन आ जाएगा? यहाँ पे हमें फिजिक्स में 3 ही पढ़ने, 14 नहीं पढ़ना, पैरामैग्नेटिक नहीं पढ़ना। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिमेट्री में चलेंगे, जैसे उसकी लिखी थी वैसे ही, तो फास्ट लिखेंगे थोड़ा सा, तो तुम लिख सकते हो।
these have a tendency to shift. These have a tendency to shift from weaker to stronger part of magnetic field. These have a tendency to shift from weaker to stronger part of magnetic field. Second, if a rod of paramagnetic substance, if a rod of paramagnetic substance is freely suspended in uniform B vector, is freely suspended in uniform magnetic field, comma, then it slowly get aligned. It slowly get aligned in its direction. धीरे से घूमकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी. क्यों? ये है एल्यूमिनियम की रॉड को लटकाया मैंने. एल्यूमिनियम की रॉड है जो सिरा साउथ के पास है. अब देखो मैं कभी बताया नहीं करूंगा कि इधर नॉर्थ इधर साउथ. डिफॉल्ट अंडरस्टूड है. मतलब हम आगे का कोर्स फास्ट कैसे चलाएंगे? ऐसे चलाएंगे. बहुत सारी चीजें जो पहले बता दी हैं अब वो डिफॉल्ट से अंडरस्टूड है. तो जो साउथ के पास है वहां क्या डेवलप होगा? नॉर्थ. और जो नॉर्थ के पास है वहां साउथ. तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उधर उधर और घूमकर अलाइन हो जाएगा. तो ये कैसी स्टेट होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट. और अगर मैं 180 पर घुमा दूं तो कौन सी स्टेट होगी? स्टेबल. क्या है स्टेबल? इनर्शिया की वजह से तुमने जवाब दिया. ये भी स्टेबल. अगर मैं 180 पे घुमा दूंगा तो जो सिरा नॉर्थ के पास है वहां साउथ इंड्यूस हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि इसमें घूम के वापस आ जाएगी. मैग्नेट नहीं है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. आगे कंटिन्यू करोगे. थर्ड प्रॉपर्टी, इफ a paramagnetic liquid is taken in a U-tube, if a paramagnetic liquid is taken in a U-tube and we place a magnet nearby one of its arm, इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, लिम्ब. आर्म लिखते हैं या फिर लिखते हैं एम्प्टी लिम्ब. Comma, then level of liquid in that arm क्या होगा? तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो? Rises up. सिमेट्री मैच कराने की लिंक करना है तो 11th क्लास का एक कांसेप्ट तुम्हें याद दिला देता हूँ. ऐसे लिक्विड जो सरफेस को गीला करते हैं उनका मेनिस्कस होता है कॉनकेव और वो कैपिलरी ट्यूब में डालने पर राइज करते हैं. ऐसा लिक्विड जो लिक्विड को गीला नहीं करते जैसे मरकरी, उनका मेनिस्कस होता है कॉन्वेक्स और ये डिप कर जाता है. यहाँ पर भी क्या देखा हमने? डायमैग्नेटिक किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? जो डिप कर रहे हैं, मरकरी जैसा बिहेवियर, और पैरामैग्नेटिक पानी जैसा बिहेवियर. और पानी खुद क्या है? तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी है. डिफरेंट प्रॉपर्टी वो कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस के कारण होता है एंड दिस इज ड्यू टू डिफरेंट रीजन. अगला पॉइंट, with rise in temperature PM substances, paramagnetic substances, with rise in temperature PM substances loses their magnetic properties, और ऐसा किसने कहा था? क्यूरी ने कहा. that is these obey Curie law को फॉलो करो. that is these obey Curie law, C-U-R-I-E, Curie law. तो next, for these यानी PM substances, for these Chi is positive but small. Chi is positive but small. So mu r greater than 1. Mu r greater than 1. तो अगर ये एल्यूमिनियम की रॉड हुई, ये क्वेश्चन बना हुआ है बोर्ड में, अगर दोनों कॉन्ट्रेरी आते थे आधा नंबर का या आधा नंबर का, तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी? फील्ड लाइन विल प्रेफर
to move through it. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें से होकर जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि एयर की परमेबिलिटी तो 1 है और इनकी परमेबिलिटी 1 से ज्यादा है। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, और भी ज्यादा फील्ड लाइन इसमें से निकलेंगी। तो फेरो और पैरा एक साथ कभी नहीं पूछते क्योंकि खाली इंटेंसिटी का डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे कॉज, कारण क्या है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का। कॉज में तुम लिख सकते हो the substances having unpaired electrons, substances having unpaired electrons show paramagnetic behavior. Substances having unpaired electrons show PM behavior. PM behavior, paramagnetic behavior. Because when we place them inside external B vector, when we place them inside external B vector, then the sense of rotation, of all unpaired electrons, becomes similar, and the substance acquire innate magnetic moment. Parallel to external B vector. External B vector supporting it. यहाँ जो पैरेलल वर्ड है उसका मतलब है सपोर्ट में, सपोर्टिंग। तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लेते हैं, इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, डायमैग्नेटिक का जीरो होता है, इनमें कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। थर्ड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो बेसिक डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिज्म में और पैरामैग्नेटिज्म में वो सिर्फ इंटेंसिटी का है। तो इसमें हमें प्रॉपर्टीज को दोबारा नहीं लिखना है, जहां हमारा स्लो हो जाएगा फास्ट। रॉड धीरे से लाइन होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की फास्ट लाइन होती है। वो फीवरली अट्रैक्ट होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें कुछ कम लिखना है, हमको लिखोगे these are those substances which when placed in external B vector, these are those substances which when placed in external B vector these are strongly attracted, in its direction, this property is ferromagnetism, this property is FM, ferromagnetism, and such substances are, बताओ 4 एग्जांपल बताओ। पिछले लेक्चर्स में मैं 2 बार रिपीट कर चुका। हाँ, और निकल और फैकोनी तो है सही, फेरस कोबाल्ट निकल, फैकोनी, फेरस कोबाल्ट निकल। एक और है, एक और बनता है गैडोलिनम, याद है क्लास में कभी रिपीट किया था थोड़ा सा, तो लिखोगे। और किससे मिलना है? फेरस कोबाल्ट निकल एंड जीडी गैडोलिनम। लैंथेनाइट एक्टिनाइट में ढूंढना है, वहां मिलेगा गैडोलिनम। तो ये 4 हैं जो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर्टीज में लिखोगे, सबएटॉमिक प्रॉपर्टीज। These show all the properties. Shown by paramagnetic substances.
shown by paramagnetic substances up to larger extent with greater intensity, up to larger extent with greater intensity. ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब मान लो तुम कॉलम बनाकर लिख रहे हो तो तीसरे कॉलम में लिख दोगे बस एक लाइन, और अगर तीनों नहीं पूछे, दो का ही कंपैरिजन करा है तो सारी प्रॉपर्टीज तुम लिख दोगे। पैरामैग्नेटिक में बस स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर दो। अब इसका कारण क्या है, क्यों कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? कॉज। तो कल मैं बात कर रहा था संगठन की, संगठन में शक्ति है, कॉज है संगठन। इसमें जो है कुछ ऐसे इंटरेक्शन होते हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बन जाती हैं एटॉमिक डाइपोल्स की, उनको बोलते हैं डोमेन, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक एंटिटी। तो डोमेन फॉर्मेशन के कारण ये डिफरेंस आ रहा है। इसको तुम सिंपल से एग्जांपल से समझो। जस्ट इमेजिन पूरे कमरे में चॉक्स बिखरी हुई हैं, चॉक। Each chalk is representing an electron, an atomic dipole. एक डाइपोल को, एटॉमिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मुझे क्या करना है, एक एक करके सारी चॉक उठानी है, जो छोटा वाला डब्बा होता है उसमें जमानी है, सबका अलाइनमेंट हो जाएगा, एटॉमिक डाइपोल्स गेट अलाइंड। अब उस डब्बे को बड़े कार्टर में अरेंज करना है, पैक हो जाएगा। ये प्रोसेस 1। सेकेंड प्रोसेस, चॉक्स नहीं बिखरी हैं, वो जो छोटे वाले डब्बे हैं वो बिखरे हुए हैं जिनमें चॉक ऑलरेडी अलाइंड स्टेट में है। बस अंतर ये है कि कोई डब्बा ऐसे पड़ा है तो कोई ऐसे पड़ा है तो कोई ऐसे पड़ा है, अलग अलग ओरिएंटेशन में, और एक डब्बे में सारी चॉक्स अलाइंड है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ वो डब्बे उठाने और डब्बे उठाकर काटने। प्रोसेस 2, which one will fast, which one will complete it fast? Second process fast होगा। बस यही अंतर है। पहला एग्जांपल एग्जैक्टली रिजेंबल करता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सिचुएशन को, और दूसरा एग्जांपल रिजेंबल करता है फेरोमैग्नेटिक की सिचुएशन। तो उसमें वो ऑलरेडी डाइपोल अलाइंड स्टेट में डोमेन में, तो डोमेन्स को अलाइन करना होता है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं सब्सटेंस। इसका मतलब एक बहुत काम की बात हमारे हाथ लग गई। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 और 100%। एफिशिएंसी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 या 100%। 100% ज्यादा नहीं हो सकता। मैं तुमको कल जो क्वांटिटी पढ़ाई इकाई, जिसकी वैल्यू होती है एम्पोनेंट, हमने इसको ट्रीट किया एज इनपुट एफर्ट, इसको ट्रीट किया एज आउटपुट। क्या आउटपुट एफर्ट से ज्यादा हो सकता है? काई की वैल्यू तो 1 से कहीं ज्यादा, थाउजेंड्स में होती है, काई की वैल्यू थाउजेंड्स में होती है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आउटपुट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एफर्ट। अब ऐसा डे टू डे लाइफ में हो जाए, हमारे साथ हो जाए, पढ़ना बहुत कम पढ़े और आउटपुट नंबर बहुत सारे, इज इट पॉसिबल? यहाँ पॉसिबल है तो वहां भी पॉसिबल है। और वही तरीका तुम्हें सिखा रहा हूं मैं, लिंक करके पढ़ना, एक चीज तैयार की और बहुत सारी चीजें तैयार होंगी। तो ये इसमें क्यों पॉसिबल हो पा रहा है तुम्हें समझ में आ गया होगा चौक के डब्बे वाले एग्जांपल से। हमने सिर्फ एक डब्बा उठाया और कितनी सारी उसमें पड़ी हुई 100 चॉक्स अलाइन हो गई। एफर्ट इज 1, आउटपुट इज 100 टाइम्स। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में यही होता है कि कम एफर्ट करते हैं और आउटपुट मिलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पहले से ही अलाइन है, इसलिए काई की वैल्यू नहीं ज्यादा होगी। तो तुम लिख सकते हो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, in FM substances, due to some interaction, strong effective regions called domain are formed
domain, D-O-M-A-I-N, domain are formed, ब्रैकेट में लिखोगे, strong association of atomic dipoles, strong association of atomic dipoles, bracket close. So these acquire permanent magnetic dipole moment. These get permanent magnetic dipole moment and show FM behavior, ferromagnetic behavior. अब फिर मैं लिंक कर रहा हूँ सब्जेक्ट को। अगर तुम रेगुलर हो, टाइम पे आते हो, तो तुम्हें वास्तव में मजा आना शुरू हो जाएगा। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वाटर के लिए तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी में कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, वो इतना लार्ज क्यों है? व्हाई इट इज सो लार्ज? तो इसका एक्सप्लेनेशन था वाटर हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है। यहाँ बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए इनमें मैग्नेटाइजेशन इतना ज्यादा है। तो हमने डायमैग्नेटिक की बात की, जीरो डाइपोल मोमेंट, पैरामैग्नेटिक they have a dipole moment but that is not permanent, but ferromagnetic substances have permanent magnetic dipole moment, just like water has permanent electric dipole moment. Clear? अब एक बेसिक क्वेश्चन जो जेईई मेन में आता है, तुमसे पूछा जाता है, naturally all substances are, चार ऑप्शन देते हैं, diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, none of these. तब बोलते हैं naturally all substances are diamagnetic in nature. स्टार करके स्टेटमेंट लिखता हूँ, naturally all substances are diamagnetic in nature. और इन नेचर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, नेचुरली वर्ड हमने पहले लिखा, नेचुरली ऑल सब्सटेंसेस आर डायमैग्नेटिक, बस नहीं लिखना। बट फिर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर सामने कैसे आता है? बट ड्यू टू कंडीशंस एनकाउंटर्ड, परिस्थितियों के कारण, ड्यू टू कंडीशंस एनकाउंटर्ड their diamagnetic behavior is masked, M-A-S-K-E-D, और मुकोटा लगा लेना, छुप जाना। Their diamagnetic behavior is masked, covered by stronger, या तो वर्ड यूज करोगे मास्क, अगर समझ में नहीं समझ में आ रहा तो कवर्ड by stronger para or ferromagnetic properties, stronger para or ferromagnetic properties. अब अभी तक ये खाली एक स्टेटमेंट है, कुछ बच्चों को तो हजम भी नहीं हुआ होगा ये स्टेटमेंट, पता नहीं कैसे ऐसे बोल दिया होगा, मान लो तो हाजमोला लो, हजम करो इसको। लाइव एग्जांपल, तुम किसी के घर गए, उन्होंने तुम्हें नाश्ता ऑफर किया, जनरल ट्रेडिशन, अभी तक तो है, चल रहा है, आगे का पता नहीं। तो तुम्हारा पहला रिएक्शन, नहीं अभी तो हम घर से खा के आए, अभी पेट भरा हुआ है, अभी इच्छा नहीं है, repelling behavior, this is diamagnetic behavior। परिस्थितियां थोड़ी सी बदली, तुमने प्लेट में ध्यान से नजर दौड़ाई, उसमें तुम्हारी पसंद की कोई चीज थी, और अब उन्होंने एक बार फिर पूछ लिया, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ तो लीजिए। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे तो ये मैं ले लूं। वो जो तुम्हारी पसंद की चीज थी वो तुमने उठा ली। So diamagnetic behavior get changed into paramagnetic। परिस्थितियां और बदली, तुम जहां गए हो वहां घरेलू संबंध है, और जहां घरेलू संबंध होते हैं वहां तो नाश्ता ऑफर नहीं किया जाता,
पर तुम्हें भूख लग रही है, तुमने जाकर बोला जो कुछ भी घर में खाने को ले आओ। नाउ बिहेवियर बिकम फेरोमैग्नेटिक। तो परिस्थितियों के हिसाब से इस तरह से पॉसिबल है कि डायमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाए, पैरा में और फेरो में। इज इट पॉसिबल? लग रहा है आपको? हजम हो गया? आगे चलते हैं 2 नंबर पे, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्यूरी लॉ। ये क्वेश्चन आता है, उसके जवाब में हमें क्या लिखना है? हेडिंग क्यूरी लॉ, CURIE, क्यूरी लॉ। अगर हम याद रखने की कोशिश करेंगे मैडम क्यूरी और सर क्यूरी, कंफ्यूजन कभी भी होगा, तो हमें जरूरत ही नहीं, हम जनरल स्टेटमेंट देंगे क्यूरी लॉ। क्यूरी फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, क्यूरी फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, ऐसे ही एक और लॉजिक बता रहा हूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एनोड कैथोड में कंफ्यूजन हो जाता है, उल्टे होते हैं, तो उससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका है कि तुम कैथोड एनोड टर्म यूज करने के बजाय नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टर्म यूज करो, फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। वो तो तुम्हें क्लियर है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो कंप्लीट करते हैं। क्यूरी फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द पैरा एंड ferromagnetic properties of a substance decreases with rise in temperature. Para and ferromagnetic properties of a substance decreases with rise in temperature. ऐसा क्यों? As ये जो क्वांटिटी है टाइम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो ये बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये कम होने लगती है। टाइम प्रोपोर्शनल 1/T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हालांकि हम यहाँ कांस्टेंट लगा सकते हैं, सी क्यूरी कांस्टेंट, पर वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, बस नहीं जानना काफी कि पैरा और फेरो के लिए, डाय के लिए नहीं, पैरा और फेरो के लिए टाइम प्रोपोर्शनल 1/T, टेम्परेचर बढ़ा ये कम हो जाएगा। और ये कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन। ये पता लगा है। क्यूरी आल्सो फाउंड दैट, और क्या पता लगा है? क्यूरी आल्सो फाउंड दैट when a ferromagnetic substance is heated, गर्म किया जाता है, is heated above a certain critical टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको नाम दे दिया हमने क्रिटिकल, क्योंकि उसके बाद ड्रास्टिक चेंज आता है। When a ferromagnetic substance is heated above a certain critical temperature, then it becomes paramagnetic in nature. Ferromagnetic substance को heat up किया, critical temperature ज़्यादा heat कर दिया, it becomes paramagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक। एग्जांपल याद रखते हैं। एग्जांपल, अगर मैं फेरस के लिए बात करूं क्रिटिकल टेम्परेचर की, अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लिखूं तो 770 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लिखूं तो 1043 केल्विन। 2002 से पहले वाली एनसीईआरटी में डिग्री सेंटीग्रेड में था, उसके बाद वाली एनसीईआरटी में अब केल्विन में आता है। अगर मैं निकल की बात करूं, that is 358 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में अपने आप कन्वर्ट करोगे, जिससे तुम्हें याद रहेगा केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तुम में ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं। इसका मीनिंग क्या है और इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनता है? तुमसे पूछते हैं कि एक मैग्नेट है, उसको हमने गर्म कर दिया। मैग्नेट तो डेफिनेटली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना है, उसको हमने गर्म किया 1000 डिग्री तक, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया और उसको ठंडा कर दिया मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में। तो क्या अपना मैग्नेटिज्म रिटेन कर पाएगा? जवाब है नहीं, ये अपना मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं कर पाएगा, लूज कर देगा।
अगर इसको वापस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ठंडा करते तो वापस ये मैग्नेटाइज हो जाता। जैसे ही 770 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे ये हो जाएगा फेरो से पैरा, और पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेट नहीं बनता, एल्यूमिनियम का मैग्नेट नहीं बनता, एलॉय का बनता है। कौन सा एलॉय? एल्लिको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, एल्लिको, और भी मिलाते हैं उसमें चीजें, एल्लिको का बनता है। तो ये आर्टिकल यहाँ खत्म। 2 नंबर में तुम्हें स्टेट करना है, एक्सप्लेनेशन में ये एग्जांपल आ जाएगा कि कैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, मैग्नेटिज्म का लास्ट पार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस लूप, और उसके बेसिस पर कंपैरिजन करना आना चाहिए तुम्हें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन, और उस कंपैरिजन के बेसिस पर तुम्हें सेलेक्ट करना आना चाहिए प्रॉपर मटेरियल फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। फिर ट्रांसफार्मर की कोर बनानी है तो कौन सा मटेरियल सूटेबल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है टेम्परेरी तो कौन सा मटेरियल सूटेबल होगा, परमानेंट बनाना है तो कौन सा मटेरियल सूटेबल होगा। सो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, स्पेलिंग बोर्ड पर देख लो, तुम्हारे लिए टर्म नहीं हो सकती, अभी फैमिलियर कर देता हूं तुमको। HYSTERESIS, हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, हिंदी बोलते हैं शैथिल्य, ढीलापन, हिस्टैरिसीस। तो इसमें क्या होता है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा है 11th क्लास में था तुम्हारे, 11th क्लास में था इलास्टिक हिस्टैरिसीस। इलास्टिक हिस्टैरिसीस का मतलब क्या? हिस्टैरिसीस का जनरल मीनिंग है जब भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, क्यों ये पीछे लिखा हुआ है हिस्टैरिसीस का मीनिंग दिमाग में, अभी बताऊंगा, अगर सुनोगे नहीं ध्यान से तो घर पे जाके नोट्स में पढ़ के तैयार करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, बोर हो जाएगा। यहीं से तैयार करो हमेशा के लिए। जब भी एक कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से पिछड़ जाती, लैग करती, तो हम वर्ड यूज करते हैं हिस्टैरिसीस। एक रबर बैंड है, मैंने खींचा, स्ट्रेस लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेन डेवलप हुआ, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, मैंने छोड़ा, वापस वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऐसा होता है क्या रबर के लिए? याद करो, इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ाते हैं, रबर के लिए नहीं होता ऐसा, वो तो इलास्टोमर कैटेगरी में रखते हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में सिग्मा एप्सिलॉन। स्टील के लिए होता है विद एन इलास्टिक लिमिट, तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल तुम मान सकते हो उसमें ऐसा हुआ। तो इसमें तो क्या हुआ, स्ट्रेस 0 करने पर स्ट्रेन 0 हो गया, तो कोई क्वांटिटी पीछे नहीं रही, न्यूट्रलाइज। पर मान लो इस रबड़ को मैंने खींच के दरवाजे के हैंडल पे लगा दिया और 1 सप्ताह तक हैंडल पर ही लगे रहने दिया, 1 सप्ताह बाद निकाला, तो क्या अभी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा? यानी परसेंटेज इलॉन्गेशन जो इसमें है वो पीछे रह गया, किससे? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स तो हमने शुरू कर दिया, पर ये तो परमानेंटली खिंचा हुआ रह गया, तो इसको क्या बोलेंगे? हिस्टैरिसीस। और कौन सी प्रॉपर्टी में आया? इलास्टिक प्रॉपर्टी में, तो क्या बोलेंगे? इलास्टिक हिस्टैरिसीस। तो अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन याद दिलाऊं जो तुम्हारे 11th क्लास में था, इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन था, तुम चाहो तो स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसे ले लो, या फोर्स और परसेंटेज एलोंगेशन ले लो, स्ट्रेन की जगह परसेंटेज एलोंगेशन, स्ट्रेस की जगह फोर्स ले लो, डिफॉर्मिंग फोर्स। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर, हमारे पास 2 तरह के रबर हैं। एक के लिए ग्राफ आता है ऐसा, ग्राफ है, दिस इज फॉर रबर 1। दूसरा जो रबर है उसके लिए ग्राफ आता है, दिस इज फॉर रबर 2। अगर यहाँ पे तुमने ठीक से स्टडी की, अभी समझ में आ जाएगा, 11 में पढ़ा होता तो 11 में समझ में मतलब ये अभी समझ में आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। इस हिस्टैरिसीस को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इस लूप का जो एरिया है उसके बराबर एनर्जी का लॉस होगा
in a complete cycle of stretch and release of stretch. कंप्रेशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, रबड़ को खींचा दबाया, ये पूरा जो साइकिल चल रहा है उसमें इसके एरिया के बराबर एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हमें पता चल रहा है रबड़ 2 में एनर्जी का लॉस कम है, रबड़ 1 में एनर्जी का लॉस ज्यादा है। ये यहाँ से इंटरप्रेट करना। तुमसे पूछते हैं मशीन है जो बहुत आवाज करती है, बहुत वाइब्रेशन, तो सॉल्यूशन ये निकाला कि उसके नीचे हम रबर पैड लगाना चाहते हैं जिससे कि वाइब्रेशन कम हो जाए। तो रबर 1 सूटेबल हो गया, रबर 2 तो सही जवाब है रबर 1, बिकॉज उसमें वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, वो एनर्जी खाएगा। फिर तुमसे पूछते हैं कार के टायर बनाने हमको, रबर 1 इज सूटेबल और रबर 2। कार के टायर बनाने अगर उसमें एनर्जी खाएगा तो पेट्रोल ज्यादा लग जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा गाड़ी। तो रबर 2 इज सूटेबल फॉर मेकिंग टायर्स ऑफ कार। क्लियर? ऐसा ही कुछ हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इसलिए क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्टेंस। तो डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले, मैग्नेटिक डिस्टेंस में डैश लगा था। इट इज लैगिंग, LAGGING, लैगिंग। ये वर्ड एसी में फिर से यूज करेंगे, वोल्टेज लैग कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से। इट इज लैगिंग बिहाइंड, इट इज लैगिंग बिहाइंड ऑफ B और M। B और M क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटाइजेशन। लैगिंग बिहाइंड ऑफ B और M। B और M कब मिलेंगे, जब H लगाएंगे, कंपेयर टू H यानी मैग्नेटाइजेशन फील्ड compared to H, which can be shown by, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कैसे, which can be shown by hysteresis loop, अंडरलाइन करो hysteresis loop को डैश लगाओ। अब तुम्हें एक ग्राफ बनाना है जो मैं बना रहा हूं। चारों क्वाड्रेंट हम यूज करने वाले हैं। एक्स एक्सिस पर H, वाई एक्सिस पर या तो B या तो M। अंतर क्या होगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैंने बनाया BH कर्व, तो BH कर्व का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, B upon H। And how much is B upon H? It is mu M means mu 0 into mu r। और अगर मैंने बनाया MH, तो MH कर्व का स्लोप क्या होगा, MH M by H का M। किसका स्लोप ज्यादा होगा, mu r equal to 1 plus chi। किसका स्लोप ज्यादा होगा, BH कर्व का। mu r बड़ा है ना, mu r बड़ा है तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। सिमेट्री बिठाओ, लिंक करो, तैयार कर रहे हैं। कंसेप्ट तुम्हारा तैयार करवा TD का, थर्मोडायनेमिक्स। एडियाबैटिक कर्व, आइसोथर्मल कर्व, एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का गामा टाइम्स। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा और आइसोथर्मल का स्लोप कम, गामा टाइम्स। डिफरेंस आ गया यहाँ पर भी। सिमेट्री लिंक, ऐसे लिंक करते हैं। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये स्पेसिमेन नमूना लोहे की कील, इसको रख दिया मैंने सोलेनॉइड में, और इसको सोलेनॉइड में रखने के बाद मैं सोलेनॉइड में करंट पास, और करंट में बढ़ा रहा हूं तो इसमें एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट बढ़ता गया, अल्टीमेटली सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। बिकॉज 100% अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। कितना होता है, खाली 75 to 80% डाइपोल्स का अलाइनमेंट होता है। उसके बाद तुम H को कितना ही बढ़ा लो, कितना भी एफर्ट कर लो, तुम इसको और ज्यादा मैग्नेटिक नहीं बना सकते और मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। सैचुरेशन स्टेट। तो हमने क्या किया, H को कम करना शुरू किया। तो B भी घटेगा, M भी घटेगा। जब मैं H को घटाते 0 ले आऊंगा तो B घटेगा, M घटेगा, पर 0 नहीं होगा, पीछे रह गया, पिछड़ गया। तो
इतनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस लोहे की कील में बच गई। मैंने करंट जीरो कर दी, अभी मैं कील निकाल लूंगा तो इसमें इतना मैग्नेटाइजेशन बाकी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जो बाकी है बच गया उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल, अवशेष। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी, इसकी रिटेन करने की एबिलिटी। किसको? मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की एबिलिटी। तो दिस पार्ट इज नोन एज रिटेंटिविटी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और एक और नाम है रिमेनेंस। जैसे होता है रिमेनिंग्स, तो रिमेनिंग से क्या वर्ड बना है? रिमेनेंस। तीनों नाम इसके। अब क्या किया इसको खत्म करने के लिए? जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हम चाहते हैं जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म करने के लिए मैंने सॉलिड में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। जहां नॉर्थ बन रहा था साउथ बन गया, जहां साउथ बन रहा था नॉर्थ बन गया। तो अब ये धीरे धीरे कम होगा, कम होकर जीरो पर आएगा, और अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाता जाता हूं तो ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। अब जो पहले साउथ बन रहा था नॉर्थ बन गया, जो नॉर्थ बन रहा था साउथ बन गया, फिर सैचुरेशन स्टेट आ गई। फिर हम क्या करते हैं? फिर H को जीरो पे ले जाओ, फिर H को जीरो पर ले जाओ। जितना ये मिल रहा है उतना ही सिमेट्री से यहाँ पर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फिर बच जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, रिटेंटिविटी। ये जो नेगेटिव वैल्यू लगानी पड़ी H की टू मेक रिटेंटिविटी जीरो इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। अभी सब लिखा है। तो ये प्रोसेस अगर हम चलाते रहे तो ये रिपीट होगा। ये फर्स्ट टाइम मिलेगा पार्ट OA, इसके बाद ये बार-बार घूमता रहेगा। दिस लूप इज नोन एज हिस्टैरिसीस लूप, जिसमें तुम मार्किंग लगाओगे। बनाओ फटाफट, मार्किंग लगाओ। रिटेंटिविटी, this part is coercivity, इनकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। अगली डेफिनेशन एडिंग रिटेंटिविटी ऑब्लिक रिमेन वर्ड लिखो, फिर ANC लगा, रिमेनेंस ऑब्लिक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तीनों नाम। रिटेंटिविटी, रिमेनेंस, ऑब्लिक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। डैश लगा के इसमें तुम लिख सकते हो। It is the ability, क्षमता, it is the ability of the given substance, ability of the given substance to retain magnetism, to retain magnetism after the removal of magnetizing field, after the removal of magnetizing field. Full stop. Next, coercivity, COER, CIVIT, coercivity dash. It represents that negative value अब यहाँ नेगेटिव से क्या मतलब है? ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव, इसको भी क्या बोलेंगे? कोएर्सिव। ब्रैकेट रख दो, अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये मतलब ये उल्टी डायरेक्शन लगा है, अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, ब्रैकेट क्लोज। दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ H वेक्टर, दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ H वेक्टर which is applied to destroy, खत्म करना है, to destroy the residual magnetism
which is applied to destroy the residual magnetism. तो उसको क्या बोलेंगे? Coercive. Next, अगली definition, hysteresis loss. कितनी ऊर्जा की हानि हो गई यहाँ पर? Hysteresis loss. Dash. It is the energy lost. It is the energy lost in a complete cycle of magnetization, in a complete cycle of magnetization and demagnetization for unit volume of the specimen, in a complete cycle of magnetization and demagnetization for unit volume of the specimen. तो ये क्या है? स्पेसिमेन के यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी का लॉस हो गया टोटल, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस, यूनिट वॉल्यूम. कैसे नापा जाएगा इसको? कैसे नापेंगे? कंटिन्यू करोगे. इट कैन बी मेजर्ड बाय एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप. It can be measured by area of hysteresis loop. तो जैसे यहाँ दो लूप तुम्हें दिख रहे हैं, तो एक लूप के लिए एरिया ज्यादा है, एक के लिए कम है, तो उसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, इसमें एनर्जी का लॉस पर साइकिल कम होगा. नेक्स्ट आर्टिकल, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील. कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील. तो मैं स्टील और सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना चाहता हूं. तो उसके लिए मुझे स्टील और सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस लूप बनाना आना चाहिए. तो स्टील और सॉफ्ट आयरन के लिए जो लूप होते हैं, हिस्टेरेसिस लूप कैसे दिखते हैं? सिंगल स्ट्रोक में बनाओगे, सिमेट्री ज्यादा सही आएगी. ये तो हो गया फॉर स्टील. सिमेट्री आनी चाहिए, एसिमेट्रिकल है. देख लो कैसे, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो प्रैक्टिस के साथ तुम एक कोशिश करो ये सब बराबर है. जितना इधर पहले से पॉइंट मार्क कर लो, पॉइंट मार्क करके फिर वहां से लूप को पास करो. कुछ इस तरह का. This is for steel and for soft iron. Look like this. तो स्टील ने ज्यादा खाना खाया, सॉफ्ट आयरन ने कम. सिमेट्री याद आ गई तुमको? This is proportional. This is अल्फा. तो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड पर. तुम्हें याद आया कि नहीं आया? याद आ गया मतलब तुम क्लास में अवेयर रहते हो, और नहीं आता है मतलब अवेयरनेस का लेवल लो है, या फिर रेगुलर नहीं हो क्लास. दोनों बातें. सॉफ्ट आयरन एंड स्टील. अब तुम कंपेयर करके बता सकते हो किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा? सॉफ्ट आयरन. पर यहाँ पे ध्यान रखना है, एक जो इसमें कंट्रोवर्सी है, हम एक टर्मिनोलॉजी और यूज करते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल तो स्टील जैसा होता है, और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है वो स्टील जैसा, सॉफ्ट आयरन जैसा नहीं होता. सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है, मतलब रिटेंटिविटी भी कम और कोर्सिविटी भी कम. और सॉफ्ट आयरन जो है उसकी रिटेंटिविटी स्टील से ज्यादा है, जबकि कोर्सिविटी कम है.
रिटेंटिविटी ज्यादा होने का मतलब आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, कोर्सिविटी कम होने का मतलब आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। कोर्सिविटी ज्यादा होने का मतलब आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं हो, ऐसा इंटरप्रेट करना है। लूप का एरिया ज्यादा होने का मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस ज्यादा हो। तो अब इसके बेसिस पर हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, सीधे हम मैग्नेटिक मटेरियल सेलेक्ट करना सीख लेंगे, तो सीधे उसी को लिखेंगे। वी यूज डैश, जगह छोड़ोगे दो वर्ड की, तुम्हें पढ़ने दो वर्ड। वी यूज डैश फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट्स। We use dash for making temporary magnets because of their small dash। बताओ क्या है? पहले ब्लैंक में आएगा सॉफ्ट आयरन और दूसरे में कोर्सिविटी। तो हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी कोर्सिविटी कम है, तो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर तुम टेम्परेरी मैग्नेट बनाना चाहते हो तो तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आसानी से डीमैग्नेटाइज हो। सेकंड, वी यूज डैश फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स because of its large dash। क्या आएगा? We use steel और alloy steel। We use steel और alloy steel। alloy steel में ब्रैकेट में लिख दोगे L लिखो, ALNICO। We use steel और alloy steel ब्रैकेट में ALNICO L लिखो for making permanent magnets because of its large coercivity। आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल। थर्ड पॉइंट, we use dash for making cores, CORES, cores। कोर उसे कहते हैं जिस पर तार लपेटा जाता है। कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का शॉर्ट फॉर्म होता है TFMR। ट्रांसफॉर्मर, मोटर, जनरेटर एटसेट्रा। We use soft iron for making cores of transformer, motor, generator, etc. because of dash। soft iron, we use soft iron for making cores of transformer, generator, motor, etc. because of low hysteresis loss involved, because of small hysteresis loss involved। एरिया अंडर द लूप कम है, एरिया ऑफ द लूप कम है, अंडर द लूप नहीं, एरिया ऑफ द लूप कम है, तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन की कोर बनाएंगे। स्टील की बना देंगे तो क्या होगा, उस पे लपेटा हुआ तांबे का तार ही मेल्ट हो जाएगा, इतनी हीट डेवलप। तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्लियर है। अब ओरली डिस्कस कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसके यूजेस को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाने में। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है फैक्ट्रीज में काम आती है। आयरन स्क्रैप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाकर एनर्जाइज करते हैं, उसको करंट फ्लो कराते हैं आयरन स्क्रैप के ऊपर, सारा आयरन स्क्रैप चिपक जाता है। फिर जहां ले जाकर डंप करना है वहां ले जाकर डी एनर्जाइज कर देते हैं, डीमैग्नेटाइज हुआ सारा स्क्रैप नीचे गिर जाएगा। और इसमें लोडिंग अनलोडिंग के लिए मैन पावर की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकेला ड्राइवर ही काफी है, वो काम कर लेगा ट्रेन का ड्राइवर। और कहाँ यूज करते हैं? बजर जो टर टर करता है, बैल, फिश बैल, घंटी, ट्रेन। स्कूटर में बजने वाली टीन, मोटरसाइकिल की पीन, कार का हॉर्न, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी में भी स्पीकर नहीं होता, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें क्या होता है? कॉइल होती है और एक मेटल की पत्ती होती है जिसमें तुमने देखा होगा टेंशन एडजस्ट कर दो तो साउंड जो है
तीखी या मोटी हो जाती है, श्वेत या ग्रे हो जाती है। तो मेटल की पत्ती वाइब्रेट करती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन। अच्छा, हॉर्न दोनों तरह के आते हैं, एसी से चलने वाले भी आते हैं, डीसी से चलने वाले भी आते हैं। दोनों में यही होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है। किसी ने किसी के ऊपर दुनाली चला दी, दुनाली होता है कारतूस, वो गब्बर सिंह वाला, तो उस कारतूस में क्या होता है, छर्रे भरे रहते हैं लोहे के, सामने वाले की बॉडी में छर्रे घुस जाते हैं। अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, चाकू से एक एक छर्रा निकालेगा तो आदमी ऐसे मर जाएगा। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, क्योंकि घाव बहुत बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं, तो छर्रा जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से खींचकर वापस आ जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये इस्तेमाल क्या करते हैं हॉस्पिटल। ठीक, अब जो मेन डिटेल थी वो तो खत्म हो गई, और कुछ साइड की डिटेल है ऑन द बाउंड्री, तो हमें पढ़ना है। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट, एक है टेंजेंट गैल्वानोमीटर, उसका इंट्रोडक्शन है तुम्हें दिया था मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट में, कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आई प्रोपोर्शनल tan थीटा। फिर एक इंस्ट्रूमेंट और है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, उसको हमें समझना है थोड़ा, स्टैटिक लगाओगे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, स्टार बॉक्स बाउंड्री लाइन पर, एग्जैक्टली नॉट इन सिलेबस, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। जैसा नाम है वैसा ही है, इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं दो मैग्नेट के, नाप भी सकते हैं। एक डब्बा होता है, जस्ट इमेजिन करो क्यूबॉइड, इस डब्बे में नीचे एक मिरर लगा होता है जिस पर सेंटर में एक लाइन खींची होती है। यहाँ टॉप पर एक सिलिंड्रिकल ट्यूब, जहां पर ऊपर टॉर्जन हेड लगा होता है और वहां से एक तार आता है, वो तार पर एक अरेंजमेंट लटकता है हुक का, जिसको बोलते हैं स्टिरअप अरेंजमेंट। जो भी मैग्नेट हम कंपैरिजन के लिए यूज करना चाहते हैं उसको हम इसमें रख देते हैं, बार मैग्नेट, इस हुक वाले स्ट्रक्चर। उससे पहले क्या करते हैं, ये जो लाइन तुम देख रहे हो इसको अलाइन करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमारी कोशिश होती है कि मैग्नेटिक मेरिडियन उस वर्टिकल प्लेन में ही रहे, तो कंपास निडल को रखा और उससे देखा, या फिर मैग्नेट को लटकाया तो मैग्नेट किधर रुकेगा, नॉर्थ साउथ में, तो मैग्नेट को अलाइन कर लेंगे इस लाइन से, डब्बे को इस तरह से ऑरेंट करेंगे। अब कोई दूसरा मैग्नेट लाकर पास में लाकर तेजी से हटाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये जो ऑसिलेट करेगा तो ये क्या बन गया, कौन सा पेंडुलम, ट्विस्ट पेंडुलम, ट्विस्ट पेंडुलम एंगुलर एसएचएम कर रहा है। एक होता है लीनियर एसएचएम, एक होता है एंगुलर। तो ये एंगुलर एसएचएम करेगा, ट्विस्ट पेंडुलम बन गया। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है, T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन M म्यू H BH। I is moment of inertia, mu is magnetic dipole moment of this magnet, and BH is horizontal component of Earth's magnetic field at that place जहाँ पर हम इसको ऑसिलेट करा, इस टाइम पीरियड से ऑसिलेट करें। तो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, कैसे किसी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करेंगे, ये सब कर सकते हैं। मान लो ये गिवन मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुम्हें पता है, तो तुम इसे इसमें सस्पेंड करोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तुम्हें पता है, निकाल लोगे, मास नाप कर, लेंथ नाप कर, और इसको ऑसिलेट करा दोगे। तो इस फॉर्मूले में अकेला अननोन क्या बचा, BH। I तुम्हें पता है, म्यू पता है, टाइम पीरियड प्रैक्टिकली नोट कर लोगे, ऑब्जर्वेशन लेकर पता चल जाएगा। और मान लो कहीं पर BH तुम्हें पता है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो वो भी कर सकते हैं। अब तुम्हें मान लो कंपैरिजन करना है दो मैग्नेट दिए हुए, और तुम्हें वहां पर BH पता है, तब तो ठीक है, तुम म्यू निकाल के कंपैरिजन कर सकते हो। मान लो BH भी नहीं पता और मेरे पास दो मैग्नेट है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या है,
तो हम इसमें स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। तो तुम समझ लो सम एंड डिफरेंस मेथड क्या है। समेटिक लगाओ, सम एंड डिफरेंस मेथड फॉर कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। सम एंड डिफरेंस मेथड फॉर कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे समझो कि मैं क्या करूंगा, दोनों मैग्नेट को इस तरह से रखूंगा पहले कि नॉर्थ एक साइड, साउथ एक साइड। इसको बोलेंगे सम पोजीशन। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, साउथ टू नॉर्थ ऐड हो जाएगी। अगर एक का मैग्नेटिक मोमेंट है m1 और दूसरे का है m2, तो नेट कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर मैंने t1 निकाला तो मैं उसको लिख पाऊंगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I कंबाइंड है, I जो है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन m1 मैग्नेटिक मोमेंट को तो म्यू से दिखा रहे हैं, m मैंने गलत लिख दिया, इट इज म्यू। तो म्यू1 प्लस म्यू2 टाइम्स BH। सेकेंड डिफरेंस पोजीशन, नॉर्थ साउथ उल्टे हैं, ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ, अपोजिशन में आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब अगर मैं T2 लिखता हूं तो T2 होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू1 माइनस म्यू2 टाइम्स BH। और अगर मैं रेशियो लेता हूं T1 अपॉन T2, बाकी सब कुछ कट गया, मेरे पास बचता है अंडर रूट ऑफ, और अंडर रूट भी हटा दो, स्क्वायर कर देता हूं T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस, बाकी सब कट गया। अब क्या करोगे, कंपेंडेंट और डिविडेंड लगा दो, तो तुम्हें म्यू1 अपॉन म्यू2 मिल जाए। दिस इज द मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। कहानी खत्म, मैग्नेटिज्म इज ओवर। नेक्स्ट वीक EMI पढ़ेंगे, EMI एंड AC।